दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। छिटपुट हिंसा, बवाल, हंगामे के बीच बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण संपन्न हो चुका है। बिहार में 75 साल में आजादी के बाद पहली बार इतनी बम्पर वोटिंग हुई। 18 जिलों की 121 सीटों पर 64% से ज्यादा वोट आज पड़े हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा जब फाइनल आंकड़ा हमारे सामने आएगा। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले फेज के चुनाव में क्या क्या हुआ, चुनाव का संदेश और संकेत क्या कहता है। हमने भी एबीपी न्यूज के अपने तमाम रिपोर्टरों के जरिए ग्राउंड जीरो की जानकारी ली है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से यह समझने की कोशिश की है कि बिहार की ये बम्पर वोटिंग क्या कहती है। पहले कुछ तस्वीरें देखिए। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोट डाले गए। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, बेगूसराय जैसे बड़े जिले और शहरों में आज चुनाव संपन्न हुआ है। भारी संख्या में वोटरों ने अपने अपने बूथों पर मतदान किया और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी गई। आज की बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, उसे समझने से पहले वोटिंग के दौरान वोटरों के मन में क्या चल रहा था, उसकी एक झलक दिखाते हैं। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि ये एक इनिशिएट यहाँ पर लिया जा रहा है। किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं? बिहार पीछे रह गया, सब बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आगे क्यों हो गया? विकास के लिए, सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। मेरा देश का विकास हो और हमारा देश और भी अच्छा हो। घूंघट में महिलाएं हैं, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो घूंघट में नहीं है, वो साफ जाहिर कर रही है। किसको वोट दे रही हैं? मोदी का। अभी मैं भी मोदी जी के दे। तो देख लिया वोटरों के मन में मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है। कुल मिलाकर जोशो खरोश के साथ आज मतदाता दिखाई दिए। महिला वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में अपने घर से बाहर निकली। अब आते हैं आज की वोटिंग के अंक गणित पर। आज 60% से ज्यादा वोट पड़े हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग 70% मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। 2020 के चुनाव की बात करें तो पहले फेज के इन 18 जिलों में कुल वोटिंग 55.82% हुई थी, जो बढ़कर इस बार शाम 6 बजे तक 64.46% हो गई। फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है। करीब 8% से ज्यादा की यह बढ़त आज दर्ज की गई है। जब किसी चुनाव में बम्पर वोटिंग होती थी तो पहले के जमाने में एक्सपर्ट ये मानते थे कि सत्ता के खिलाफ जब लहर चलती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन बीते कुछ चुनावों ने इस पैटर्न को पलट दिया है। इसीलिए विश्लेषण का यह पुराना फॉर्मूला अब प्रासंगिक नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर हमने पिछले 2 बड़े चुनावों का पैटर्न आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप देखिए, महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव में 61.10% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 65.97% हो गई। वोटिंग बढ़ने का रिजल्ट ये रहा कि एनडीए बम्पर नंबर के साथ सत्ता में लौट आया। और इसी तरह झारखंड के चुनाव में साल 2019 में 65.18% वोट पड़े थे, जो 2024 में बढ़कर 67.62% हो गई। से लौट कर आई। अब सुनिए बिहार की इस बम्पर वोटिंग में वोटों का प्रतिशत बढ़ने को जो विश्लेषक हैं, देश के बड़े विश्लेषक, वो किस तरह से आंकते हैं। मतदान प्रतिशत का बढ़ना ये न चौंकाने वाली स्थिति है और न चिंतित करने वाली स्थिति है। पहली बात तो मतदान प्रतिशत अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। दूसरी बात, जो चिंता की बात हो रही है, वो जो चिंता कर रहे हैं वो शायद एनडीए की नज़रिए से चिंता कर रहे हैं। हाल के पिछले 10-12 साल से पॉलिटिकल पैटर्न ये कह रहा है कि मतदान प्रतिशत अगर बढ़ा तो सत्ता ज़्यादा ताकत के साथ वापस हुई। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो विश्लेषक हैं देश के बड़े, वो मान रहे हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि दिन भर की आज की चुनावी थकान के बाद भी बिहार में दोनों गठबंधन अभी चैन से नहीं बैठे हैं। दोनों ही खेमों में इस वक्त आज के वोटिंग परसेंटेज का जबरदस्त गुणा भाग शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज के वोट रुझान को पढ़ भी लिया है और ये दावा भी कर दिया कि पहले चरण में उन्होंने एनडीए के पक्ष में बहुत भारी लहर नजर आ रही है। बिहार में पहला चरण किसके नाम हुआ?
बम्पर वोटिंग से किसे नुकसान हो रहा है? बम्पर वोटिंग सत्ता बनाए रखने के लिए या सत्ता हटाने के लिए? पटना से लेकर दिल्ली तक इन सवालों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। नेता मंथन कर रहे हैं, कार्यकर्ता जोड़ घटाव में लगे हैं, जो वोट देकर आए हैं वो कानाफूसी कर रहे हैं। या दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार, इसको चैलेंज हमारा कोई भी उसको नहीं रोक सकते। जो इतना भी कहा बिहार में विकास किए हैं वो आज तक कोई मंत्री नहीं किया है। युवा अमरी बदलाव चाहती है हर हाल में। बीते 7 विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग 60% से ज्यादा हो गई। सिर्फ ज्यादा नहीं, साल 2000 के बाद बम्पर कहिए 2020 में करीब 57% वोटिंग हुई थी, 2015 में 56.66%, 2010 में 52.67%, 2005 के अक्टूबर में 45.85% वोट पड़े, 2000 के चुनाव में 62.57% वोटिंग हुई। इस बार फाइनल आंकड़े में ये रिकॉर्ड टूटने की गुंजाइश बन रही है। विधानसभा निर्वाचन जो हुए थे 2020 में, उसमें मतदान प्रतिशत 57.29% है। तो अभी ये जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 64.46% है, जो अभी बाकी मतदान केंद्रों का आने के बाद हो सकता है कि लगभग कुछ परसेंट 1% लगभग और बढ़ने की संभावना है। 2020 के चुनाव के वक्त कोरोना की लहर थी, लोग डर के मारे घरों से कम निकले थे, तो वोटिंग ज्यादा नहीं हो पाई। इस बार चुनाव आयोग ने इंतजाम भी बेहतर किया था और छठ की वजह से बहुत से लोग गांव से वापस नहीं लौटे। हो सकता है इस वजह से आंकड़ा बढ़ा हो। वैसे हर चुनाव में बिहार की महिलाएं बम्पर वोट करती रही हैं। इस साल की तस्वीरें भी यही कह रही है। हम लोग अपना अधिकार के लिए वोट देना चाहते हैं। विकास हो, रोजगार हो, यही सब मेन है। शिक्षा पे थोड़ा सा जो है वो सब पे ध्यान दिया जाए। हम लोग देते हैं वोट यही कारण कि हाँ जो हम लोग का है परेशानियां वो खत्म हो जाए। अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी तरक्की हो, ये सब विकास के लिए दिए हैं। अच्छे विकास के लिए और अच्छी तरक्की के लिए, भविष्य को देख के मतदान अपना करती हूँ। बम्पर वोटिंग से किसे फायदा हुआ और किसे नहीं, ये तो 14 नवंबर को नतीजों से मालूम होगा, लेकिन दावे अभी से दोनों तरफ के नेता करने लगे हैं। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। साहब आपका ये गुंडा राज चल रहा है, अब इसको खत्म करना है। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। वोट पर्सन के बाद अब बात करते हैं उस टकराव और उस तनाव की जो आज वोटों को लेकर हुआ। आप 4 तस्वीरें देखिए जो आज पहले चरण के चुनाव में पैदा हुए तनाव की गवाही दे रहे हैं। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हुआ, आरोप आरजेडी के समर्थकों पर लगा है। मनेर में बिहार के चर्चित विधायक भाई वीरेंद्र बूथ पर ही पुलिस वालों से भिड़ गए, बूथ पर आग लगाने की धमकी देने लगे। दानापुर में पुलिस ने बिना इजाजत गंगा नदी में चलाए जा रहे स्टीमर पर रोक लगा दी, तो आरजेडी ने प्रशासन पर उसके वोटरों को रोकने का आरोप लगा दिया। मोहिउद्दीन नगर में पुलिस पर आरजेडी समर्थकों को घर में घुसकर पीटने का आरोप लग गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमले की रही। लखीसराय में आरजेडी समर्थकों ने डिप्टी सीएम की गाड़ी को घेरा। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। वोटिंग के दिन विजय सिन्हा बूथ नंबर 404 और 405 जो कि खुरियारी गांव में पड़ता है वहां पहुंचे थे। गांव वालों ने घेर लिया, नारे लगाए और गाड़ी पर चप्पल गोबर से हमला कर दिया। गांव वाले गाड़ी के सामने खड़े हो गए, सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें काबू किया। इस दौरान डिप्टी सीएम गाड़ी के दरवाजे पर खड़े हो गए, विक्ट्री साइन दिखाकर नारेबाजी करने वालों को चुनौती देते दिखे। कैमरे पर आरोप लगाया कि ये आरजेडी के समर्थक हैं जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा।
लेकिन गांव वाले पीछे हटने को राजी नहीं हुए। नतीजा, रोड पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। डिप्टी सीएम को पीछे लौटना पड़ा। गांव से निकलकर विजय सिन्हा ने एसपी को फोन लगाया, कायर और कमजोर कहकर भड़ास निकाली। आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। जिस खुरियारी गांव में विजय सिन्हा पर हमला हुआ वो यादवों का गांव है। वैसे इस सीट पर मुकाबला भूमिहार वर्सेस भूमिहार का है। कांग्रेस के अमरीश कुमार डिप्टी सीएम को टक्कर दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है सब कुछ अचानक हुआ। विजय सिन्हा गांव में जब पहुंचे तो व्हील चेयर पर आई एक महिला से वो बड़े अच्छे मेल मुलाकात कर रहे थे। बातचीत के बाद वहीं समर्थकों के साथ कहासुनी शुरू हुई और फिर चप्पल, जूते और कीचड़ गोबर फेंकने तक बात जा पहुंची। इस बवाल के दो पहलू हैं। विजय सिन्हा के मुताबिक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट को रोका गया, वोट नहीं देने दिया गया, जबकि गांव वालों का कहना है कि 15 साल से विधायक होने के बावजूद यहां की सड़क खराब है, इसलिए उनका विरोध किया गया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ। विजय सिन्हा की गाड़ी आगे बढ़ी तो कुछ देर बाद रास्ते में आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह से आमना सामना हो गया। तुम हो क्या? आपको क्या पूछो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोल दो कौन चेक करवाते हो? इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी कर गुंडा कर रहे हो? ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो गए। अरे राजद का, अरे छोड़ो, हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, बखलाहट है। इसके बाद पुलिस आई और आरजेडी एमएलसी के शराब पीने के आरोप की जांच की गई, लेकिन रिजल्ट 0 आया। जीरो है। और अब आपको वोटिंग की तस्वीरें दिखाते हैं। शुरुआत बिहार के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल परिवार से करते हैं, जिसका परिवारवाद इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है, लालू यादव एंड फैमिली। लालू परिवार ने आज पटना के एक पोलिंग बूथ पर एक साथ पहुंचकर मतदान किया। उसके बाद पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर तसल्ली से फोटो शूट भी करवाया और ये मैसेज दिया कि हम साथ साथ हैं। लेकिन लालू फैमिली के पिक्चर फ्रेम में बस एक कमी रह गई, क्योंकि उसमें फैमिली का एक सदस्य गायब था, जो अपनी ही फैमिली के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इसलिए इस फैमिली फोटोशूट में वो नजर नहीं आ पाए। आपको समझ में आ गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि इस फैमिली पावर के जरिए लालू प्रसाद यादव ने क्या संदेश दिए हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक लोकसभा सांसद। बिहार में वोटिंग डे की यह सबसे पावरफुल पिक्चर है, क्योंकि ये बिहार की सबसे पावरफुल पॉलिटिक्स फैमिली की पिक्चर है, जिसने एक साथ पटना के पोलिंग बूथ पर मतदान किया और बाहर आकर पूरी फैमिली ने अपनी ही फैमिली से अगला मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। नौजवानों की सरकार बनेगी, रोजगार देने वाली की सरकार बनेगी। बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है। आज पूरी फैमिली के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भी वोट किया, लेकिन फिर भी लालू फैमिली की ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तेज प्रताप यादव नहीं है। पटना के एक ही पोलिंग बूथ पर एक तरफ लालू यादव अपने परिवार के साथ दिखे और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अकेले वोटिंग करने पहुंचे। इसकी दो वजह है। एक, लालू यादव तेज प्रताप को अपनी फैमिली से निकाल चुके हैं और दूसरी, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर तेजस्वी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री बनने की आस में लगाए बैठे हैं। अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तो फिलहाल अभी क्या बनना ना बनना वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। और हम इतना लोभी नहीं है
कि हमको कुर्सी पे बैठना है। अपने इन्हीं बागी तेवरों की वजह से तेज प्रताप ना तो लालू फैमिली में फिट हो पाए और ना ही इस फोटो फ्रेम में, लेकिन मां राबड़ी देवी के दिल में तेज प्रताप के लिए भी जगह बनी हुई है। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा खातिर राबड़ी देवी तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों को जीत का आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए रिजर्व हो गया है। वोट डालने के बाद लालू यादव ने कहा, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। अब तो तेज प्रताप यादव को भी समझ आ गया है कि उनकी माई बाप तो जनता ही है। इस लोकतंत्र में माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने। तेज प्रताप के तेवर देखकर लगता है कि वो अब कभी लालू फैमिली के इस पिक्चर फ्रेम में नजर नहीं आएंगे, लेकिन सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। चुनाव के बाद अगर इस फैमिली फ्रेम में दोबारा से तेज प्रताप की एंट्री हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अब बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग का वीआईपी एल्बम देखिए। एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के बाद भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने आरा में मतदान किया। दूसरे भोजपुरी स्टार और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा में वोटिंग की। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया में मतदान किया। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने दरभंगा में अपने परिवार के साथ वोट डाले। जेडीयू नेता अशोक चौधरी भी अपनी बेटी और एलजेपीआर की सांसद शांभवी चौधरी के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंची। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में मतदान किया। शहाबुद्दीन की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब ने सिवान में वोटिंग की। वहीं ऑनलाइन कोचिंग टीचर खान सर ने पटना में जाकर वोट डाले। जनहित में आगे बढ़ेंगे। किसी भी चुनावी खेल में सारा जुबानी खेल वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर खत्म होता है कि वोटिंग में कौन कितना जोर लगाता है। इसी में बहस और तनातनी भी होती है, आज भी खूब हुई। लेकिन मनेर में आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र गुस्से की लिमिट क्रॉस कर गए। पहले तो एक पुलिस वाले के माथे पर बीजेपी एजेंट होने का ठप्पा लगा दिया, फिर पोलिंग बूथ पर आग लगाने की धमकी दे डाली। हो सकता है इस पर भाई वीरेंद्र की कंप्लेंट भी हो जाए। मनेर में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र पत्नी के साथ महीनाबा बूथ पर वोट देने पहुंचे तो बूथ के बाहर ही तिवारी जी से उलझ पड़े। दारोगा तिवारी कुछ महिला वोटरों की पर्ची चेक कर रहा था। भाई जी भड़क गए, पूछने लगे, तुम कौन होते हो पर्ची चेक करने वाले? आप क्यों चेक करने वाले, कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ। तिवारी जी समझाने लगे कि मैं तो मदद ही कर रहा था। भाई वीरेंद्र और भड़क गए, कहने लगे, तुम्हारा जो काम है बस वही करो। दारोगा भी खामखा सुनने के मूड में नहीं था। जैसे ही कुछ और बोला, भाई वीरेंद्र ने कहा, तुम तिवारी हो, बीजेपी के हो ना? यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए, बीजेपी तिवारी हो यार। दारोगा सोच पाता कि कोई तिवारी होने से बीजेपी का कैसे हो जाता है कि इतने में भाई वीरेंद्र शिकायत करने आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए भाई वीरेंद्र ने धमकी भी दे दी कि ज्यादा गड़बड़ी की तो बूथ में ही आग लगा दी जाएगी। तिवारी यहाँ हो जाएगा दूसरा जान लो, आग लगा देंगे, कह देते हैं जेल में आग लगा देंगे। वोट देने के बाद भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें पक्का लग रहा है कि पुलिस वाले चुनावी गड़बड़ी में लगे हुए हैं। एक तिवारी है कोई, ये जमादार है, इसको चेक करने का पावर है क्या? इसको कहीं मिला? इसको शांति व्यवस्था करने का काम, इसको चेक करने का पावर नहीं है। वैसे भाई वीरेंद्र का भड़कना बिहार की सियासत में नया नहीं है। अभी जुलाई में ही भड़क गए थे जब फोन करने पर एक पंचायत सचिव ने उन्हें पहचाना तक नहीं था। मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। भाई वीरेंद्र पिछली बार मनेर में 32,000 वोट से जीते थे। उनके बार बार भड़कने को लोग चुनावी बेचैनी से भी जोड़ रहे हैं। चुनाव का एक राउंड खत्म हुआ, अब दूसरे राउंड की बारी है।
जैसे क्रिकेट में हर टीम और हर पिच के हिसाब से रणनीति बदल दी जाती है, वैसा ही चुनावी मैदान में भी है, जिसमें इलाके और वोटर के मूड को देखकर मुद्दों को फेंटा जाता है। इसीलिए दूसरे चरण के चुनाव में भूरा बाल का चुनावी चिन्ह बाहर निकल आया। क्या है ये भूरा बाल साफ करो का नारा और 3 दशक पुराना ये नारा क्यों चुनाव में लौट रहा है? इसका पूरा जवाब इस रिपोर्ट में। भूरा बाल साफ करो, 4 शब्दों से बना ये वो नारा है जो 3 दशक बाद भी बिहार में एक जातीय उन्माद भर देता है। बिहार को अतीत की उन खूनी यादों में ले जाता है जो खून लंबे जातीय संघर्ष में बहा था। भूरा बाल साफ करो, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला यानी कायस्थ। कहा जाता है कि 90 के दौर में लालू यादव ने ही ये नारा दिया था। ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्न था, जिसके बाद अगड़ी जातियां पीछे होती गईं और पिछड़ों को आगे लाकर सियासत की धुरी बदल दी। इस नारे के उन्माद में बिहार ने 1.5 दशक का खूनी दौर देखा। 1991 से 2005 इस दौर में 70 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए। यही वो दौर था जब रणवीर सेना बनी और भी कई जातीय सेनाएं खड़ी हुई। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के साथ चुनाव का फोकस दूसरे चरण में शिफ्ट हुआ तो भूरा बाल की यादों का वो जातीय चिन्ह फिर बाहर निकल आया। इसे बोतल से निकाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा दे दिया। ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या ये महज संयोग है कि आज गिरिराज ने भूरा बाल का जिक्र छेड़ा और कल ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मुंह से भी भूरा बाल निकला था? आरजेडी वही शासन लाना चाहती है जो उनके पिताजी के समय में का शासनकाल था, जब भूरा बाल साफ करो, फलना साफ करो, उसको ठीक कर दो, उसको दुरुस्त कर दो, यही शासन चलाना चाहते हैं। संयोग नहीं, ये सियासत है और अगले चरण का अस्त्र भी। भूरा बाल में इतना असर है कि चाहे तो दूसरे चरण के वोटों को 2 हिस्सों में चीर दे। इसके लिए आपको बिहार का भूगोल, इतिहास, गणित समझना होगा। 11 नवंबर को बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इसमें झारखंड से सटा वो हिस्सा है जो कभी मध्य बिहार था। जहानाबाद, अरवल, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये पूरी तरह भूमिहार बाहुल्य बेल्ट है। नक्शे में उत्तर बिहार की तरफ आए तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, इसमें पूरा भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ निर्णायक वोटर हैं। दूसरे चरण में आधे मिथिलांचल में भी वोट पड़ने हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और सुपौल, यहाँ भी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण बड़ा फैक्टर है। 20 में से 12 जिलों और 70 से ज्यादा सीटों पर भूरा बाल के नारे की याद महागठबंधन को भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके कि खुद आरजेडी ने भी 30 साल पुराने डैमेज कंट्रोल के लिए इन वर्गों को टिकट दिए हैं। कोई माने या ना माने, बिहार में जाति की तलवार को जाति की तलवार से ही काटने की सियासी परंपरा रही। इसे निभाने में कोई पीछे नहीं है। हालांकि लालू ने कभी नहीं माना कि भूरा बाल साफ करो उनका नारा था। अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि ये नारा उन पर चिपकाया गया है। लेकिन विडंबना है कि लालू के अपने लोग भी उनकी सफाई कभी गले नहीं उतार पाए। वो तो दम भरते हैं कि ये उनके नेता लालू का नारा था। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, BHU से भूमिहार, RA से राजपूत, B से ब्राह्मण, AL से लाला। कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार पूर्व सांसद रंजन यादव भी एक किताब में पुष्टि कर चुके हैं कि 90 के दौर में लालू यादव ऊंची जातियों के खिलाफ ये नारा इस्तेमाल करते थे। ये पिछड़ों को रिझाने का पसंदीदा नारा था। बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले ही भूरा बाल साफ करो की यादों का वीडियो चुनाव में पेश कर दिया था। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती है। एक डेड इशू को उठाकर राजद ने बड़ी गलती कर दी और उस बड़ी गलती का एनडीए ने अच्छा फायदा उठाया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एनडीए ने भूरा बाल साफ करो के स्लोगन को जिस तरीके से राजद के कुछ एक नेताओं द्वारा कोट किया गया, उसको उठाकर अपने पक्ष में जो सवर्ण मतदाता इससे जो नाराज हो रहे थे, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने में कामयाब रही है एनडीए। हालांकि भूरा बाल से जुड़ा तथ्य और भी है कि बिहार में सत्ता के शीर्ष में भूरा बाल 35 साल से साफ ही है। 80 के दशक में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री दिए, 5 अगड़े थे।
उसके बाद लालू राबड़ी का दौर, फिर नीतीश आए, जीतन मांझी के बाद फिर नीतीश का दौर। भूरा बाल असरदार है, सत्ता में खासा हिस्सेदार भी, लेकिन सीएम रेस में कहीं नहीं। दूसरे चरण की सबसे रोमांचक जंग सीमांचल में है। यहां चौतरफा लड़ाई है। दोनों गठबंधन तो दांव लगाकर बैठे ही हैं। मुस्लिम वोटों पर असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर भी बड़ा फैक्टर हैं। दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन होगा सीमांचल का इस बार का सिकंदर। यहाँ सीमांचल में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? सीमांचल में अल्पसंख्यकों को डराया व धमकाया जा रहा है। हमारे रहते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। हर नेता की जुबान पर एक ही नाम, सीमांचल। बिहार का वो इलाका जो पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल से सरहद साझा करता है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये चारों जिले इन दिनों बिहार की सत्ता के दावेदारों के वोट विहार के पसंदीदा ठिकाने हैं। इस इलाके में ताजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दस्तक दी है। प्रधानमंत्री ने अररिया में रैली की, महागठबंधन में आपसी मनमुटाव पर तंज कसा, लोगों को 2005 से पहले के जंगलराज से आगाह किया और फिर उस चुनौती से सावधान किया जिसके जरिए बीजेपी के मुताबिक सीमांचल में आबादी के अंकगणित को बदलने की साजिश रची जा रही है। मेरे मुल्क के मालिकों मुझे बताइए, ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आपके वोट की ताकत है, वो घुसपैठियों को निकाल करके रहेगी। और इसके लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। बीजेपी राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताती है। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अररिया में किया। अररिया में राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा की। इससे पहले वो पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव चोरी के आरोप को दोहराया। लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसी पूर्णिया में राहुल गांधी के धुर विरोधी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एनडीए के पक्ष में प्रचार किया, तो उन्होंने भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को शह और पनाह देने का आरोप लगाया। इससे पहले हिमंता ने सीमांचल के ही कटिहार में रैली की तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर तीखा हमला बोला। जब वो डिप्टी सीएम था क्या किए? दोनों बार डिप्टी सीएम बने ना, तो क्या दिए? उन्होंने खाली घुसपैठिया दिए। वो नौकरी नहीं देने वाला है, हमें घुसपैठिया देने वाला है। सीमांचल की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा सीट की फसल काटने में एनडीए और महागठबंधन वाले तो शिद्दत से जुटे ही हैं। इन दोनों के अलावा पिछली बार इस इलाके में कमाल कर चुके असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर लंबे समय से पसीने बहा रहे हैं। सीमांचल के मतदाता 2025 के विधानसभा चुनाव में किस दल पर अपना भरोसा जताएंगे, ये तो 14 नवंबर को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल सीमांचल की बात की जाए तो वहां के मुस्लिम वोटों पर एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी अपना दावा ठोक रही है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। इस सब के बीच नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की भी कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी घुसपैठ और डेमोग्राफी में हुए बदलाव को मुद्दा बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने की जुगत भिड़ा रही है।
सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। ये वीडियो यूपी के कैराना से सांसद इकरा हसन ने जारी किया है, जो सीमांचल में उनके चुनाव प्रचार का है। इकरा महागठबंधन के लिए इस इलाके में वोट मांगने पहुंची तो उनका स्वागत बुलडोजर से फूल बरसाकर हुआ। जो और लोग हमारे बीच लड़ रहे हैं वो भी अपने हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान। इस पर ओवैसी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है। अब आप अनुमान लगाना शुरू कर सकते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव में क्या क्या अस्त्र शस्त्र होंगे और कैसे कैसे हमले होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के प्रचार में अपनी बुलडोजर गर्जना आज से तेज कर दी। आज योगी ने 3 रैलियां की। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर दिया, राम मंदिर का भी जिक्र किया और बिहार में बुलडोजर जस्टिस की भी ब्रांडिंग की। विजयी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। क्या रामद्रोही को वोट देंगे? क्या जो राम का नहीं वो हमारे किसी। जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी जी, वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है, चंगा। और वही चंगा करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना है। माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। योगी की दहाड़ से बिहार के दूसरे चरण में चुनावी शोर का सियासी डेसिबल बढ़ गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेतिया में हेलीकॉप्टर से उतरकर सीएम योगी मंच की तरफ बढ़ रहे थे। योगी की एक झलक को बेकरार भीड़ में मौजूद हर एक आवाज मानो उन तक अपना उद्घोष पहुंचाना चाहती थी। योगी के माइक संभालने से पहले ही जन सैलाब ने बेतिया का सियासी तापमान बढ़ा दिया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी गुरुवार को सबसे पहले सीतामढ़ी के परिहार पहुंचे। उसके बाद सीएम योगी ने पश्चिमी चंपारण की बेतिया और बगहा विधानसभा में हुंकार भरी एनडीए की डबल इंजन सरकार की बिसात बिछाई। जाति को धर्म के धागे से बांधकर राम मंदिर टू जानकी धाम के चुनावी कॉरिडोर पर सवार सीएम योगी का बुलडोजर बिहार में गरजा। रैलियों में समर्थक बुलडोजर के साथ योगी को देखने सुनने पहुंच रही हैं। ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे? क्या बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे? क्या
कतई नहीं होना है। आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ाधड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। तीनों ही जगह योगी की चुनावी सभा के कीवर्ड धर्म, विकास, विरासत और बुलडोजर के इर्द गिर्द रही, जो बीते विधानसभा चुनाव में कामयाब भी रही हैं। और अब बात सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार की कर लेते हैं। क्या वाकई बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? ऐसा उसे पहले ही साफ साफ क्या बोल देना था? क्या बीजेपी को लगता है कि महागठबंधन नीतीश को लेकर कंफ्यूज करने में कुछ कामयाब हो रहा था? क्योंकि अभी तक नीतीश के नेतृत्व की बात कह रही बीजेपी पिछले 3 दिन से साफ साफ बोलने लगी है कि एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस हृदय परिवर्तन को डिकोड करती हुई अब हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। तेजस्वी के इस आरोप का जो जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, वो अब तक का सबसे क्लियर कट जवाब है। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाली। अमित शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एबीपी के कैमरे पर कह दिया कि नीतीश ही मुखिया बनेंगे। कि 2025 एनडीए जीतेगी तो सीएम नीतीश ही बनेंगे। यह चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। यह चुनाव उनके नेतृत्व में जब लड़ा जाता है तो उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना है हमने। और वैकेंसी कहाँ है हमारे यहाँ? कोई वैकेंसी का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। अब भी कोई शक हो तो रविशंकर प्रसाद की बात भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई गुंजाइश है? वैकेंसी कहाँ है? बीजेपी के सारे नेता क्लियरली कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, ना महागठबंधन के लिए ना बीजेपी के लिए। वैसे जिस बात को बीजेपी के नेता पहले कहने में हिचकिचा रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया कि खुलकर कहने लगे। इसकी वाजिब वजह है साल 2000 बीजेपी जेडीयू ने एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया। बहुमत न मिलने पर भी नीतीश कुमार सीएम बने, हालांकि 7 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। साल 2005 दोबारा बीजेपी जेडीयू ने एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा, इस बार भी नीतीश कुमार ही सीएम फेस बने, एनडीए जीत गया, नीतीश मुख्यमंत्री बने। साल 2010 तीसरी बार बीजेपी जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, इस बार भी नीतीश ही सीएम उम्मीदवार बने और भारी बहुमत से एनडीए की जीत हुई, नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। साल 2015 इस बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस ने महागठबंधन करके चुनाव लड़ा, महागठबंधन के सीएम फेस भी नीतीश कुमार ही बने, महागठबंधन भी जीत गया और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में नीतीश वापस एनडीए में लौटे, 2020 में फिर नीतीश कुमार एनडीए के सीएम उम्मीदवार बने, एनडीए फिर जीती, नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने। यानी बिहार में गठबंधन कोई भी हो, चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर ही जीता जाता है। लेकिन अब बीते 25 सालों में ये पहला चुनाव है जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा गया। और अब आज का जनहित मंत्र, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर अपनी जिंदगी सफल बना लो। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।